हेलो फ्रेंड्स, आज से हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5th। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि इस ज्योमेट्री को यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड कौन है? ग्रीक मैथमेटिशियन है और इन्हीं को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यूक्लिड ने कुछ चीज़ें बताई थी, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स एंड डेफिनेशंस और थ्योरम्स। ये कुछ चीज़ें होती है मैथ्स में जो हम पढ़ते हैं, तो वो उसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं। सबसे पहले एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और डेफिनेशंस क्या होती है? ये अजम्पशन होते हैं जो कि हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। क्या ये हम मान के चलते हैं, जैसे कि कुछ भी हुआ, जैसे जैसे हम लेट किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं तो क्या लेट एक्स मानते हैं, तो क्या होता है ये हम मान के चलते हैं, तो वही अजम्पशन होते हैं ये सब। और उसमें भी एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स वो अजम्पशन होते हैं जो पूरी मैथ्स में एप्लीकेबल होते हैं, जो भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, सब जगह। तो एक्सियम्स क्या होते हैं? एप्लीकेबल ऑन ऑल दी मैथ्स। ओके, और जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड अजम्पशन होती है जो हम ज्योमेट्री में अज्यूम करके चलते हैं। ओके, और डेफिनेशंस भी होती हैं। फिर आती है थ्योरम्स। और थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरम्स होती हैं स्टेटमेंट्स विच प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स। इनको हम प्रूव कर सकते हैं। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को हम प्रूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम्स को क्या हम प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम्स वो होती है वो स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस एंड एक्सियम्स। इन एक्सियम्स, डेफिनेशंस को लेके हम उन चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, वो थ्योरम्स होते हैं। तो डेफिनेशंस क्या होते हैं? तो यूक्लिड ज्योमेट्री में हमें 7 डेफिनेशंस दी गई हैं। कौन कौन सी? तो फर्स्ट है, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। जैसे ये एक पॉइंट है, अब इसका कोई पार्ट तो हो नहीं सकता, तो ये पॉइंट होता है। सेकेंड है, ए लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है लेकिन इसमें सिर्फ लेंथ ही है, ब्रेथ तो है नहीं है, इसलिए ये लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। जिसमें ब्रेथ नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है, वो लाइन होती है। ठीक है। थर्ड है, एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब ये लाइन है तो इसके जो एंड होंगे ना, ये 2 एंड हो गए लाइन के, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो इनको क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं। तो एंड होते हैं जो लाइन के, किसी भी लाइन के जो एंड होते हैं उनको पॉइंट्स कहते हैं। फोर्थ वन है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं, तो ये इवनली लाई करते हैं, मतलब उसी के ऊपर ही लाई करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वही लाइन होती है जिसपे बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है। फिफ्थ है सरफेस। सरफेस क्या है? विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है? जैसे कि ये एक सरफेस है, तो इसमें लेंथ है और ब्रेथ। सरफेस वो चीज़ होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं। ठीक है। लाइन क्या होती है? जिसमें सिर्फ लेंथ होती थी, वो सरफेस में ब्रेथ भी होती है। लेंथ एंड ब्रेथ जिसमें होती है वो सरफेस होता है। सिक्स्थ है, एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अब जैसे कि कोई भी टेबल का सरफेस हुआ, टेबल का सरफेस ऐसा होता है कुछ स्क्वायर शेप में, तो जो उसकी एजेस होती हैं, ये एजेस है, ये एजेस है, तो ये क्या होती है? लाइन। लाइन से मिलकर ही बनती है ना ये एजेस, तो ये लाइन्स होती है। सरफेस, एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। सेवेंथ है, प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। अब जैसे कि ये है एक प्लेन सरफेस है, तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनको मिला के ये एक क्या बनाए? पूरा ओवरऑल एक प्लेन सरफेस बनाए। तो प्लेन सरफेस वह सरफेस है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन उसी के ऊपर लाई करती हैं। ओके, ये कुछ डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने दी थी। अब आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन से एक्सियम्स दिए थे, कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे। ओके, तो यूक्लिड ने कुछ टोटल 7 एक्सियम्स दिए थे। तो फर्स्ट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई भी चीज़, जैसे ए है, ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और बोला गया है बी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो मतलब इन दोनों चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है? ए सी के इक्वल ही तो होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए की वैल्यू 2 है और ये बी के इक्वल है। ठीक है। बी, अब यहाँ से क्या पता चल गया कि बी 2 है। अब यहाँ पे है कि 2 इज इक्वल्स टू सी। अब बी 2 है तो 2 इज इक्वल्स टू सी होगा। तो यहाँ से क्या हो गया? तो ए और सी क्या हो गए? इक्वल ही हो गए।
ए भी 2 हो गया और बी भी 2 है और सी भी 2 हो गया, तीनों 2 हो गए। यानी अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ऑब्वियसली ए सी के इक्वल होगा। ये फर्स्ट एक्सियम था यूक्लिड ज्योमेट्री का। सेकंड है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जैसे ये 8 है, एक दूसरा 8 है, दोनों इक्वल ही है, इक्वल अमाउंट है ना, 8 अगर इन दोनों में हमने कोई एक इक्वल चीज़ ऐड की, मतलब इसमें मैंने 1 प्लस किया, इसमें भी 1 प्लस किया, तो ये क्या आ गया 9, ये भी क्या आ गया 9। तो मतलब किसी भी दो इक्वल चीज़ों में अगर इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे, इक्वल चीज़ ऐड करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी इक्वल ही मिलेगा। 8 इक्वल थे, उसमें हमने इक्वल एक चीज़ जोड़ी यानी 1 ऐड किया, दोनों इक्वल है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो भी क्या इक्वल ही आ रहा। तो ये सेकेंड एक्सियम था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। ओके। थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। सेम है सेकंड का, उसमें ऐड कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 6 है, 6 दो इक्वल चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें से मैंने 1 माइनस सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में से 1 दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो रिमाइंडर यानी रिजल्ट मिल रहा है दोनों का वो क्या, जो भी मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, तो ये हमेशा इक्वल ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल। ओके। और इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी समझते हैं, जैसे ए और बी इक्वल है, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी, इसमें से भी सी किया और बी में से भी सी किया, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ए माइनस सी और बी माइनस सी का, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। थर्ड एक्सियम क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ओके। फोर्थ है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप, मतलब दोनों, जैसे ये लाइन है, एक ये लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ की, दोनों की इक्वल लेंथ, ये दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल हो गई और कंसाइड हो गई, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। तो थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी तो इक्वल ही होगी, तभी तो ओवरलैप होगी। जैसे कि ये हमारे एक हैंड है, ये दूसरा हैंड है, तो ये दोनों हैंड इक्वल ही है ना, यानी ये एक दूसरे के क्या है, कंसाइड है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल भी है। तो थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके। फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो इसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर, इसका वेट मान लो 100 ग्राम है। अब इसका एक पार्ट है, ये पार्ट, इसका वेट 10 ग्राम है। तो बोला गया है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब होल, पूरा होल यानी पूरा कंप्लीट 100 ग्राम का, उसका पार्ट 10 ग्राम है, तो जो होल का पार्ट है ना, जो कंप्लीट है, वो हमेशा बड़ा होगा। देख लो यहाँ पे 100 ग्राम है, 10 ग्राम में, तो हमेशा ये चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। तो हमेशा होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एज अ कंप्लीट थिंग, कोई भी चीज़ उसके पार्ट से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। 6th, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि ये 2 है, एक दूसरी चीज़ भी एक कोई 2 है, ये दो चीज़ है, इसका डबल किया, इसका डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डबल कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा, 4, इसमें भी रिजल्ट क्या आ रहा, 4। तो अगर किसी भी चीज़ का, किसी इक्वल चीज़ का डबल करेंगे, सेम थिंग का डबल करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है। 7th, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसमें भी ऐसे कोई चीज़ है, 6 है, एक चीज़ 6 है, सेम थिंग हो गई 6, ठीक है, इसका हाफ करना, हाफ यानी 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ होता है, तो रिजल्ट क्या आ रहा, 3, इसका भी क्या आ रहा, 3, तो ये हाफ का 3 रिजल्ट आ रहा, दोनों पार्ट में 3 आ रहा, तो वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो एक और एग्जाम्पल, एक सर्कल है, ठीक है, इसका हाफ करेंगे, हाफ कर दिया, तो ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है सर्कल का, ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। किसी भी चीज़ का, सेम थिंग का हाफ कर देंगे तो वो इक्वल पार्ट होंगे, तो ये वाला पार्ट सर्कल का और ये वाला पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कुछ 7 एग्जाम्स थे, बहुत बेसिक हैं, ये पूरी मैथमेटिक्स होगी ना, जो भी हम सब पढ़ेंगे उन सब पे अप्लाई होंगे।
ओके, अब पढ़ेंगे यूक्लिड्स ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे, टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए थे यूक्लिड्स ने, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। तो फर्स्ट है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। कोई दो पॉइंट्स ले लिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट से हमेशा सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, ठीक है। ये है यूक्लिड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमेशा एक लाइन पास करेगी, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन हम कैसी भी कोशिश करेंगे वो पास नहीं कर सकती। मान लो इस पॉइंट से एक लाइन ले जा रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट से पास करिए, अब दूसरे पॉइंट से तो ये कहीं भी पास तो करेगी नहीं। इस पॉइंट से देख लेते हैं, इस पॉइंट से भी करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से तो कर नहीं। तो हमेशा कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो उनसे एक यूनिक लाइन ही पास करेगी, ओके। सेकेंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ये एक लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं इसको। इसको हम किसी भी साइड से और जगह और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इधर से और एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट है। थर्ड, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी सेंटर से, ये सेंटर मान लिया, इसकी रेडियस इतनी और इस रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही एक सेंटर है, इतनी सी रेडियस मानी, इस रेडियस से भी सर्किल। तो किसी भी सेंटर से कितनी भी रेडियस का एक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। फोर्थ है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि ये राइट एंगल है, 90 डिग्री बना रहा, ये इन दोनों बीच की ये 90 डिग्री है, ऐसा ये भी 90 डिग्री है, ऐसा ये भी 90 डिग्री है। तो सारे एंगल्स के बीच सारी जो है सारे 90 डिग्री हैं, तो सारे राइट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्योंकि किसी भी राइट एंगल, हमेशा पता है राइट एंगल्स के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब सारे राइट एंगल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो सारे राइट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ थोड़ा बड़ा पोस्टुलेट है, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, तो इस तरीके से, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो ये सेम, इस लाइन के सेम साइड के ये दो इंटीरियर एंगल होंगे और ये दो सेम साइड के होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। मेक्स तो इनका 1 2 3 4, ये इंटीरियर हो गए, सेम साइड के क्या हो गए, 1 और 2 हो गए, और 3 4 सेम साइड के हो गए। ऑफ इट टेकन टुगेदर, इन दोनों के एक साइड लिया, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिया और एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिया, ठीक है। लेस देन टू राइट एंगल्स मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या बोला है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it taken together is less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. तो अगर ये सेम साइड के जो एंगल्स है ना उनका सम करेंगे, अगर वो 180 डिग्री से लेस देन आया, या दोनों तो आएंगे नहीं हमेशा, या तो इस साइड वाला आएगा या इस साइड वाला आएगा, तो जिस भी सेम साइड के एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम आएगा, तो उनको जब हम प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ, तो वो एक किसी पॉइंट पे क्या कर जाएंगी, मिल जाएंगी, मीट कर जाएंगी, यानी इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जैसे यहाँ पे बताते हैं, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये कट कर दी स्ट्रेट लाइन ने, तो ये अगर 3 और 4 एंगल, ये 3 है, एंगल 4 है, ये 1 और 2 है, अगर इन दोनों का सम एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन 180 हुआ, अगर ये 180 हो, तो इन दोनों को अगर हम प्रोड्यूस करते जाएंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो कोई एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगी उसी साइड। अगर इस साइड के एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं इन दोनों एंगल का सम, तो इन दोनों साइड की जो लाइन्स है ना उनको प्रोड्यूस आगे की तरफ या एक्सटेंड करते, तो किसी पॉइंट पे वो क्या करती, मीट करती, मिल जाती या इंटरसेक्ट कर जाती। इस पोस्टुलेट का मतलब ये है। तो पूरा क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर
is less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. ओके तो ये 5 पोस्टुलेट दिए थे यूक्लिड ने. ओके तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कि क्या क्या है इस चैप्टर में. एक्सियम्स पढ़े, पोस्टुलेट्स पढ़े और कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी. अब हम क्या करेंगे, आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे. तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स. हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं तो वो बताने हैं कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, उसका रीज़न भी देना है. ठीक है, तो फर्स्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. तो एक सिंगल पॉइंट है, मान लो ये एक सिंगल पॉइंट है, तो उससे कोई एक लाइन पास कर सकती है? नहीं. हम यहाँ से ऐसे लाइन भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं. एक पॉइंट से तो हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी. बहुत सारी लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से. तो रीज़न क्या हो जाएगा, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट. बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस हो जाएगी जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं एक किसी भी सिंगल पॉइंट से. ओके, सेकेंड है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अब इसमें क्या बोला गया है, एक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को लेके हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इन दोनों पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन ड्रॉ होगी. ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, एक्सियम पोस्टुलेट में पढ़ा था हमने कि ये दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, दूसरी हो ही नहीं सकती. अब इस पॉइंट से देख लो ना, सिर्फ पास करेंगे तो एक ही पॉइंट से पास हो पाएगी, दूसरे पॉइंट लाइन से कहीं भी कितनी भी लंबी खींच लो, ये सेकंड पॉइंट से तो पास करेगी ही नहीं. तो किसी भी दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. रीज़न, थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड है, ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड. अब एक टर्मिनेटेड लाइन तो ये होती है, ठीक है, इसको हम दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस, कितना भी जितना चाहे उतना ज़्यादा एक्सटेंड, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं. तो इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं. हाँ, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये पोस्टुलेट नंबर 2 जो है ना, जो एग्जाम में दिया था, उसी से ये ट्रू हो गया. तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2, अ लाइन दैट इज टर्मिनेटेड कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड. इसका रीज़न ये लिखेंगे. फोर्थ वन है, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अब दो सर्किल हैं, ये सर्किल है. अब दो सर्किल इक्वल, कोई भी दो चीज़ इक्वल कब होंगी, जब दोनों क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि सर्कमफेरेंस एंड द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स आर कोइंसाइड. यानी जो सर्कमफेरेंस तो पता है ना, ये होती है सर्कमफेरेंस किसी भी सर्किल की. तो सर्कमफेरेंस और जो सेंटर होंगे अगर कोइंसाइड कर जाएंगे तो वो दोनों सर्किल इक्वल होंगे, तो उनकी रेडियाई भी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी. ये सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है. तो दोनों सर्किल की जब सर्कमफेरेंस और सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी. फिफ्थ है, फिफ्थ में एक फिगर दिया गया है, ए बी पी क्यू और एक्स वाई. इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, यानी ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है, और पी क्यू एक्स वाई की इक्वल दी गई है, यानी पी क्यू एक्स वाई की इक्वल है, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई. तो ए बी क्या एक्स वाई की इक्वल हो गए. अगर हमें इतना दिया गया है कि ए बी इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए या नहीं, तो हाँ होंगे. ये भी हमने पढ़ा था यूक्लिड के फर्स्ट एग्जाम से. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू. तो अकॉर्डिंग टू, इसका रीज़न क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एग्जाम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर. एग्जाम्पल दे के बताया था ना, अगर ए बी के इक्वल होगा और बी सी के इक्वल होगा, तो इन दोनों से क्या पता चलेगा, ए सी के इक्वल होगा. यही तो फर्स्ट एग्जाम था यूक्लिड का. तो ये लाइन के फॉर्म में दिया गया है हमें कि अगर एक लाइन ए बी लाइन पी क्यू के इक्वल होगी और पी क्यू एक्स वाई की इक्वल है, तो ए बी भी एक्स वाई के क्या होगी, इक्वल होगी. ओके,
ये कुछ स्टेटमेंट थे जिनके ट्रू फॉल्स बताना था और उनके रीजंस लिखने थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, फर्स्ट व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। अभी ये कुछ टर्म्स दी गए हैं, उनकी डेफिनेशन बतानी है। अगर इन डेफिनेशन में कोई अदर टर्म्स यूज़ हो रहे हैं तो उनको भी हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है किसी भी पॉइंट पे। ये लाइन है, तो ये दो लाइन होती हैं, ये दो लाइन हो गई। ये दोनों पैरेलल लाइंस क्यों होंगी? क्योंकि अगर हम इनको कितना भी एक्सटेंड करते जाए इनफाइनाइट तक, कितना भी, ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वो हमेशा इन दोनों किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस अगर x होगी ना दोनों लाइंस की, तो इस पॉइंट पे भी x ही होगी। हमेशा इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? Parallel lines are two lines that do not intersect each other at any point, and the distance between parallel lines are equal to one another at each point of the lines. हर पॉइंट पे लाइंस के किसी भी पॉइंट ले लेंगे तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल होंगी। ओके, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? तो परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन हो गई और एक जी दूसरी लाइन हो गई, तो ये दोनों लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो ये दोनों लाइंस होंगी ना, ये परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, तो इनको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ अ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट्स हो गए, किसी भी लाइन में जहाँ दो एंड पॉइंट्स हो जाएंगे ना, तो जो दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो लाइन होगी वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी। जैसे कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो ए बी हो गई ना, वो एक लाइन सेगमेंट होगा। ओके, फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्किल। तो अ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सर्किल है, अब इस सर्किल है, सर्किल की ये क्या होगी? सर्कमफेरेंस हो गई। अब सर्कमफेरेंस से कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे या इधर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, वहाँ से जो सेंटर की जो डिस्टेंस होगी ना, वो हमेशा रेडियस होगी, वो रेडियस ऑफ सर्किल होगी, उसी सर्किल की वो रेडियस होगी। जैसे कि ये पॉइंट लिया, इधर से इस पॉइंट से इस सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस हो गई। ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट से जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी इस सर्किल की। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल टू द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ओके, फिफ्थ है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा? A quadrilateral which have four equal sides and each of its internal angle are right angles। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ये चारों साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री होते हैं। साइड्स चारों इक्वल होती है और एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री, राइट एंगल होते हैं हमेशा। तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इन चीज़ में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि पॉइंट्स, लाइन, ये चीज़ पढ़ी है। तो ये क्या होंगे? इनकी डेफिनेशन भी बतानी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े हैं तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी? तो पॉइंट क्या होते हैं? ए डायमेंशनलेस डॉट दैट हैज़ नो पार्ट। एक ऐसा, इसका कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि इसमें ना लेंथ है ना ब्रेथ है, तो ये डायमेंशनलेस डॉट हो गया। और इसका कोई पार्ट भी नहीं है क्योंकि लेंथ ब्रेथ कुछ है ही नहीं इसमें, तो कोई पार्ट भी नहीं होगा। तो पॉइंट क्या हो गया? डायमेंशनलेस डॉट दैट हैज़ नो पार्ट। सेकेंड है लाइन। लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स हो गए, इनको मिला के, इन सारे पॉइंट्स को हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो लाइन क्या होगी? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ ओनली लेंथ एंड हैज़ नो ब्रेथ। जब इन पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो इसमें कोई ब्रेथ तो होगी नहीं, सिर्फ लेंथ ही लेंथ होगी। ये देखो, ये लेंथ ही लेंथ है। तो लाइन क्या होती है? कलेक्शन होते हैं पॉइंट्स का जिसमें सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है। किसी भी लाइन में ब्रेथ नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है। तो लाइन की डेफिनेशन होगी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ ओनली लेंथ एंड हैज़ नो ब्रेथ। ओके,
तो ये कुछ सेकंड क्वेश्चन में हमसे कुछ डेफिनेशंस पूछी गई थी, तो ये डेफिनेशंस करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें नीचे दो पोस्टुलेट दिए गए हैं। फर्स्ट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ए बी, जैसे कि ये इधर समझाते हैं, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ए बी हमें दिए गए हैं, ए बी है, इनके बीच में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा। ये फर्स्ट पोस्टुलेट दिया गया है। सेकंड क्या गया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये सेम लाइन में नहीं, ए है बी है, तो ये थर्ड पॉइंट है ना सी, वो इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, ये सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग है। तो पूछा क्या गया है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो यस, सब फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अनडिफाइंड टर्म्स होंगे, हाँ यस, दीज पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। हाँ, इसमें बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि जो सरफेस वगैरह है सेम प्लेन पे लाई कर रही है, पॉइंट से अलग प्लेन पे लाई कर रही है, कुछ हमें बताया नहीं गया है। सिर्फ पॉइंट्स दिए गए, इनके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है और सेकंड में दो पॉइंट दिए गए हैं, वो एक ही लाइन में लाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हाँ अनडिफाइंड टर्म्स हैं काफ़ी। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। तो सेकंड में येस, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू सिचुएशंस। हमें दो सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए कंसिस्टेंट है। कौन कौन सी, कि एक ये दी गई है कि जो पॉइंट सी है वो लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी के बीच में, और सेकंड जो सिचुएशन क्या है, जो पॉइंट सी है वो लाइन सेगमेंट ए बी के बीच लाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ये दो सिचुएशन के साथ डील कर रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। तो नो, ये दे डोंट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो द एक्सियम्स। ये यूक्लिड के पोस्टुलेट्स फॉलो नहीं कर रहा है, ये एक्सियम्स फॉलो कर रहा है यूक्लिड के। ओके, तो वन बाय वन हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं। तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, if point C lies between 2 points AB such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to 1/2 AB, explain by drawing the figure। तो हमें बताना है कि दो पॉइंट है AB, ये B A, ये दो पॉइंट है, तो इनसे एक लाइन ड्रॉ हो रही, इनके बीच में एक पॉइंट C लाई कर रहा, C है, ठीक है। और ये हमें दिया गया है, गिवन है फिगर में, जो AC है ना, AC वो इक्वल है BC के। तो हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB। तो सबसे पहले गिवन क्या है फिगर में, गिवन है AC इज इक्वल्स टू BC, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB। यानी जो ये पार्ट है ना AC, ये हाफ है किसके, AB, पूरी लाइन सेगमेंट AB है ना, उसके हाफ AC वाला पार्ट है। ओके, ये प्रूफ करना है हमें। तो अब हमें ये दिया गया है, अगर हम इस इक्वेशन में, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इस इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड AC को ऐड कर दें, ये दोनों इक्वल है, अगर कोई इक्वल चीज़ को इन दोनों में ऐड कर दे तो वो रिजल्ट भी हमें इक्वल ही मिले था। ये तो हमने एक्सियम ही पढ़ा था, फर्स्ट एक्सियम था उसका, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम था, अगर किसी भी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन वन बी ऐड, क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं हम, AC, दोनों साइड, बोथ साइड। AC में AC को ऐड किया इज इक्वल्स टू BC में भी किसको ऐड किया, AC को। ये किससे कर रहे हैं हम, एक्सियम वन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सियम है कि अगर किसी भी दो इक्वल चीज़ों में अगर एक इक्वल चीज़ ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी इक्वल होगा। तो दो इक्वल चीज़ें हैं AC और BC, उसमें हम AC और AC दोनों इक्वल चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। BC प्लस AC, देखो ये BC है और ये AC है, तो BC और AC इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल गई, AB मिल गई पूरी। तो ये क्या हो गया, AB की इक्वल हो गए ना, इन दोनों को ऐड कर दो,
ये BC को ऐड करेंगे AC में तो पूरा AB मिल जाएगा, तो ये AB हो गया। अब ये 2AC की मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो AC इज इक्वल्स टू AB/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AB। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ, ये लिखा था ना, टू प्रूफ AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB, तो AC इज इक्वल्स टू 1/2 AB, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ओके। और 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में दिया गया है, इन क्वेश्चन 4th पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन 4th में जो पॉइंट C दिया गया था, ये पॉइंट कैसे, दो पॉइंट से A और B दिए गए थे और यहाँ पे एक C पॉइंट बीच में लाई कर रहा था, तो इन्होंने बोला है क्वेश्चन 4th में अगर C पॉइंट इसका मिड पॉइंट है तो प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, यानी कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट होगी तो उसका हमेशा एक ही मिड पॉइंट होगा, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ए भी एक लाइन सेगमेंट हमने मान लिया, उनका मिड पॉइंट C है। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं इस लाइन के दो मिड पॉइंट होंगे, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि D इसका एक और मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट C एंड D आर टू डिफरेंट मिड पॉइंट्स ऑफ AB। ये दो डिफरेंट मिड पॉइंट हो गए AB के। अब क्या करेंगे, जब ये दोनों डिफरेंट मिड पॉइंट है तो जो AC होगा इक्वल किसके हो जाएगा, AC जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के होगा इक्वल। अगर C मिड पॉइंट है तो AC और BC इक्वल होगा, ये जस्ट अभी प्रूफ किया था ऊपर ही। और D अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AD इक्वल होगा BD के, AD BD के इक्वल होगा। ये दोनों हो गए। अगर हम इसमें जो AD है ना, अगर ये दो इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में हम दोनों साइड AC को ऐड कर दें तो यहाँ पे लिख देंगे AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC, ठीक है। और जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें दोनों साइड हम किसको ऐड कर दें, AD को ऐड कर दें, तो AD प्लस AD इज इक्वल्स टू BD प्लस AD। दोनों साइड ऐड किया ना, AD को इस इक्वेशन में दोनों साइड किया और इस इक्वेशन में दोनों को AC को। इसको कैसे लिख सकते हैं, AC प्लस AC 2AC हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC प्लस AC। अब ये BC है पूरा, AC है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा AB के इक्वल हो जाएगा। ये तो अभी 4th क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी किया है। इसी तरीके से यहाँ पे 2AD हो जाएगा। अब BD देखेंगे और AD, ये AD है और ये BD है, AD और BD भी किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर कोई एक चीज़, ये हमने एक्सियम पढ़ा था इसका, कि अगर A इज इक्वल्स टू B है और B इज इक्वल्स टू C है तो A इज इक्वल्स टू C होगा, ये एक्सियम हमने पढ़ा था। तो इसी तरीके से इसमें देखो, अगर 2AC AB के इक्वल है और 2AD AB के इक्वल है तो ये 2AC और 2AD इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इक्वेशन 3rd मान लो और इक्वेशन 4th, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है कि 2AC इज इक्वल्स टू क्या है, 2AD। 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, तो क्या बच जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AD। AC और AD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमें दिख रहा है अगर AC और AD इक्वल है मतलब C और D एक ही पॉइंट होगा तभी ये इक्वल होगा। CD अगर इसको देखेंगे, जब CD एक ही पॉइंट, यानी दोनों पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, तभी दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी ना, AC और AD। तो हमें क्या दिख रहा है, C इज इक्वल्स टू D है। इस चीज़ से हमें क्या दिख रहा है, C और D इक्वल है। तो इससे क्या प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड। इस चीज़ से क्या प्रूव हो गया कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा।
ओके, इस तरीके से हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फिगर दिया गया है, ये फिगर है इफ़ AC इज इक्वल्स टू BD, जो AC लाइन है AC वो BD के इक्वल है, देन प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू CD। किसके इक्वल प्रूव करना है कि AB CD के, जो AB है ना वो CD के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हमें गिवन क्या है, तो लिख देंगे यहाँ पे गिवन AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है, AC BD के इक्वल है। और हमें इस फिगर से क्या दिख रहा है कि अगर AB और प्लस BC दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AC बना रहे हैं। देखो AB और BC दोनों मिलके AC बना रहे हैं, और इधर से अगर देखें BC और प्लस CD दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BD बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, फ्रॉम द गिवन फिगर, इसी तरीके से लैंग्वेज लिखनी है एग्जाम में। फ्रॉम द गिवन फिगर वी गेट, क्या दिख रहा है हमें, AC किसके इक्वल दिख रहा है, हमें किसके इक्वल दिख रहा है AC पूरा, ये जो AC है ना किसके, AB प्लस BC, यहाँ लिख देंगे AB प्लस BC, इसको इक्वेशन क्या मान लें, 1 मान लें, ठीक है। और जो BD है, BD जो यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू किसकी इक्वल दिख रहा है, BD, ये B और D है, ये BD है, वो BC प्लस CD के इक्वल दिख रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे BC प्लस CD, इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब हमें AC और BD की वैल्यू पता चल गई, तो इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। सॉरी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यूज of AC and BD from equation 2 and 3 to equation 1। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में से AC और BD की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे AC की जगह AB प्लस BC इक्वल किसके होगा, BC प्लस CD के, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये BC दोनों साइड है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, कट गए, तो क्या बचा सिर्फ AB इज इक्वल्स टू CD, और हमें यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, तो AB इज इक्वल्स टू CD आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अगर AC और BD इक्वल होंगे तो AB और CD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, 7th क्वेश्चन, 7th है Why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? तो जो axiom 5 है, तो axiom 5 क्या था यूक्लिड ज्योमेट्री का, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। होल हमेशा, मतलब कंप्लीट कोई भी चीज़ होगी वो हमेशा उसके पार्ट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके समझाया था। अब कोई और चीज़ से, जैसे कि केक है, केक अगर 500 ग्राम का है और इसका कोई पार्ट है, उसका पार्ट है, ये पार्ट हो गया, ये कुछ 50 ग्राम का है, तो केक एज अ पूरा कंप्लीट केक होल पार्ट हो गया, और ये इसका उसमें से ही लिया गया एक पार्ट है। तो जो होल की वैल्यू है वो 500 ग्राम है, और जो पार्ट की वैल्यू वो 50 ग्राम है, तो होल की वैल्यू हमेशा उसके किसी भी पार्ट से क्या होगी, बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो यही था, क्या था, एक्सियम 5th ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री के होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। तो इसलिए ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, और किसी भी चीज़ के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, किसी का भी पार्ट हमेशा उसका कंप्लीट चीज़ से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 था, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5th कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, वीडियोज़ को बार बार देखिए, एंड बाय।